So this is your first question. Try करो आप लोग and answer me. At the surface of a certain planet, acceleration due to gravity is 1/4 of that on Earth. If a brass ball is transported on this planet, then which one of the following statement is not correct? So incorrect statement को आपको बताना है. Sir, A. Okay, so I have one answer A from Dhruv. बाकी भी we have actually 16 students right now. बाकी का भी मुझे आंसर चाहिए. सर ए। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आपका सिंपल सा है कि एट द सरफेस ऑफ अ सर्टेन प्लैनेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/4. ठीक है, जो जी की वैल्यू है, जी डैश की वैल्यू है दूसरे किसी प्लैनेट पे, दैट इज योर g/4 है ना. कितनी है वो? g/4. ठीक है ना. तो g/4 अब कह रहा है कि, अब ये कह रहा है कि और ऐसा कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, करेक्ट है. तो ए वाला देख लेते हैं कि द मास ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लैनेट इज क्वार्टर ऑफ इट्स मास एज मेजर्ड ऑन द अर्थ. तो अगर यहाँ पे इसका मास m है, तो क्या यहाँ पे m/4 होगा क्या? No, नो sir. सर। नहीं, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है? किसी Gravity. पे नहीं. m थोड़ी किस पे, मास थोड़ी किसी पे मास डिपेंड करता है ना. इट्स अ मास प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट है। ऑब्जेक्ट है ना, वो तो इंडिपेंडेंट है आपके जी ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से. तो पक्की बात है, जो डिपेंड करता है वो क्या है? वो है आपका वेट, वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर यहाँ पे mg है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों mg/4. सेकेंड ऑप्शन है द वेट ऑफ ब्रास बॉल ऑन दिस प्लेनेट इज क्वार्टर. ये करेक्ट सेंटेंस है अभी जो हमने डिस्कस करा, राइट? Yes, sir. C is the brass ball has the same mass on the other planet. ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सेम मास रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन मास. द ब्रास बॉल हैज द सेम वॉल्यूम. वॉल्यूम का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो दिस विल बी योर आंसर. इनकरेक्ट कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए. क्या सभी को क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. यस सर। चलो कूल. दिस क्वेश्चन, सो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने क्लास में नहीं करा है, बट दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन, कि आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा एंड यू विल बी हैबिचुअल विद सम क्वेश्चंस. ठीक है, तो कर लो इस क्वेश्चन को भी. तो सर आज आप क्वेश्चन ही कराओगे? जो फ्लूइड मैकेनिक्स आप बोल रहे थे वो नहीं करोगे नेक्स्ट स्टार्ट? क्लास से स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स. ओके। Question is which one of the following graphs represents correctly the variation of the gravitational field G with the distance r from the center of a spherical shell of mass capital M and radius a. तो पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, वी मस्ट हैव आइडिया व्हाट इज स्फेरिकल शेल. क्या होता है स्फेरिकल शेल? सॉलिड होता है या हॉलो होता है? Hollow sphere. ठीक है, अगर हमें ये पता है कि भाई स्फेरिकल शेल जो होता है सर वो एक हॉलो होता है, तो बाकी तो हमने ये केसेस करा ही है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर वाली केसेस करा ही है ना. तो इनसाइड जी इन की वैल्यू कितनी होती है वो हमने सीखा हुआ था, हमने वी हैव एक्चुअली डिराइव्ड दिस थिंग. जी इन की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, जैसे ही वो सेंटर से सरफेस पे आता है, तो बच्चों फॉर्मूला क्या? gm/r² हो जाता है, या Yes, sir. gm/r² हो जाता है. तो gm/r² यहाँ पे, और फिर जैसे आगे जाएगा फिर वो आर के अकॉर्डिंग जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में वेरी करेगा. तो यहाँ सेंटर से लेके सरफेस तक तो 0 है, तो सर सेंटर से लेके सरफेस तक तो बिल्कुल 0 है. और जैसे ही r इज इक्वल टू a हुआ, मतलब रेडियस के इक्वल हुआ, तो फॉर्मूला क्या हो गया? gm/a². और जैसे ही उसके आगे बढ़ रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपको पता है इस तरीके से बनता है, तो ये हो गया आपका नीचे की तरफ, एंड योर ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर. बोलो सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ऑप्शन भी आप देख सकते हो सर, यहाँ पे तो इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया. एक ही ऑप्शन है जो यहाँ से यहाँ पे 0 है. मतलब जीरो से मतलब पहले कांस्टेंट रहता है, फिर जब सरफेस होता है तो बढ़ता है, लेकिन जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो नीचे डाउनवर्ड हो जाता है। नहीं, जी इन 0 है ना, जी इन 0 है, तो आप कहाँ से कहाँ 0 है? सेंटर से लेके सरफेस तक 0 है. तो सेंटर से लेके सरफेस तक ध्यान से देखो, 0 है, 0 है, 0 है. कहाँ पे इसकी वैल्यू आई? एग्जैक्ट आपके सरफेस पे. कहाँ पे वैल्यू आई? सरफेस पे. तो सरफेस पे आई कितनी? gm/a². तो यहाँ तक 0, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे. इज दैट क्लियर? यस सर। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा, ये कर लो. Question is a body weight 700 gram weight on the surface of the earth. How much will it weight on the surface of a planet whose mass is 1/7 and radius is half that of earth? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक हमने कई बार करा हुआ है. मुझे आंसर सभी का चाहिए इस क्वेश्चन में. तो Sir, B.
तो एक आंसर बी आया है, विल चेक। बाकियों का भी मुझे सबसे आंसर चाहिए। एंड ग्रेविटेशन लेक्चर जिसका कोई भी छूटा हो, सो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। वहां से आप लोग जाके जो है देख सकते हो लेक्चर को। कोई भी अगर टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि सर ये आप फिर से सिखा दो, तो वी हैव एक्चुअली दैट रिसोर्सेज, हम उसका यूज कर रहे हैं। चलो, आया सी सी बी ए, कोई आंसर आया किसी का? सचिन शर्मा, व्हाट्स योर आंसर? सचिन, आर यू देयर? यस सर। सचिन, क्या आंसर आया? अभी कर रहा हूँ, आया नहीं है। कर रहे हो, ठीक है सचिन, करो। अनुज, अनुज, आर यू देयर? यस सर। अनुज, क्या आंसर है आपका? हो रहा है सर। हो रहा है, ठीक है, करो। अनुष्का सरस्वत, फॉर्मूला इतना पक्के नहीं है सर। पक्के नहीं है फॉर्मूला मतलब? मैं समझा नहीं, पक्के नहीं है। याद नहीं रहता। याद नहीं रहते यार, तो फिर एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते आप लेक्चर का, ठीक है। ऐसा होगा तो मैं एक रिवीजन लेक्चर भी जो है करा दूंगा आप लोगों को, और फिर से उसको भी यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, सो दैट 1 घंटे में आप पूरा ग्रेविटेशन रिवाइज कर लो। कर दे क्या ऐसा? सर आप Yes, sir. ऐसा कर सकते हो कि सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिख के थोड़ा ब्रैकेट में लिख के कि वो क्या है। सो वही कह रहा हूँ कि 1 घंटे जैसा रिवीजन लेक्चर ही, उससे तो बेटर ऑप्शन है कि एक 1 आवर जितना रिवीजन लेक्चर। सृष्टि, जो चीज तुम कह रही हो ना, दैट इज समथिंग एक्चुअली डन बाय स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स करते हैं, है ना। आपको क्या पढ़ा है? आपको एक नोट्स बनानी है, एक 1 या 2 पेज का, सारे फॉर्मुलाज लिखने हैं, कौन कौन से कहाँ का अप्लाई होंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक अ वीडियो लेक्चर जहाँ पे मैं आपको पूरा रिवीजन करा दूं, एंड दैट कैन बी अपलोड ऑन यूट्यूब, एंड वहां से आप जो है बेनिफिट हो जाएगा आपको। दैट इज समथिंग व्हाट आई कैन डू फॉर यू। सर हो अनुष्का, गया 400 आया आंसर। अनुष्का सरस्वत, वेरी गुड, 400 करेक्ट है। अनुष्का सरस्वत, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, मैंने ही बोला। अच्छा, आपने ही बोला। आयांशु, डिड यू गेट द आंसर? नो सर, नहीं नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। आप लोग से नहीं भी हो ना, तो आप बहुत फ्रेंकली मुझे बता दिया करो कि सर नहीं हुआ, तो आप एक बार एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। क्वेश्चन है, बॉडी वेट 700 ग्राम वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो लेट सपोज अगर ये अर्थ है और अर्थ का मास m है और रेडियस r है, तो यहाँ पे अगर मैंने उसका वेट मेजर करा तो उसका वेट मुझे मिला 700 ग्राम, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, हाउ मच विल इट वेट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। दूसरा एक प्लैनेट है जहाँ पे मास जो है दैट इज 1/7 एंड रेडियस इज हाफ ऑफ द अर्थ। तो m/7 जितना मास है कंपेयर टू अर्थ, और r/2 है आपका रेडियस। तो यहाँ पे जो आपका वेट होगा वो कितना होगा, दैट इज समथिंग दे आर ट्राइंग टू आस्क। यहाँ पे जो W1 की वैल्यू है दैट इज 700 और W2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चों, हमें ये तो पता है ना कि सर जो वेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जी पे। यहाँ पे जो जी होगा वो होगा gm/r²। और सर यहाँ पे जो जी होगा वो कितना होगा, कितना होगा जी m/7, है ना, इंटू में r²/4, ठीक है ना, सही कर रहा हूँ सभी को। तो ये हो गया जी की वैल्यू Yes. कितना, 4/7 gm/r²। तो पक्की पक्की बात है कि सर यहाँ पे जो वेट होगा, अगर ये जी डैश है, जी डैश है, तो जो जी डैश की वैल्यू हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 4/7 ऑफ जी। और हमें पता है कि सर जो वेट होगा और जी डैश पे डिपेंड करता है। तो 4/7 ऑफ अर्थ पे कितना था, 700, इंटू 700 कर दो। तो ये आ गया 7 से 700 कट हो गया, और ये आ गया 400 न्यूटन या ग्राम वेट, ग्राम वॉट, सर ग्राम वेट। ओके। ठीक है, क्लियर है? जिसको नहीं आया था क्लियर है? आगे बढ़े यस सर। एवरीवन। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। द मास ऑफ मून इज 1/81 ऑफ द अर्थ, बट ग्रेविटेशनल पुल इज 1/6 ऑफ अर्थ। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है आपको। मास ऑफ मून इज गिवन है 1/81, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल भी गिवन है, और वो फैक्टर ABCD में से रिकॉग्नाइज करना है कौन से फैक्टर की वजह से ऐसा है। तो ट्राई करो ये क्वेश्चन आप लोग। सर एक बार आप बता सकते हैं ग्रेविटेशनल पुल क्या था।
ग्रेविटेशनल पुल टर्म का हमने पूरे लेक्चर में कहीं यूज नहीं करा है, बट ग्रेविटेशनल पुल अल्टीमेटली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही होता है या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड ही होता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग को डाउट ना हो। तो ये आपकी जो जी होता है वही होता है ग्रेविटेशनल पुल। इज दैट ओके, क्लियर? थैंक यू। यस सर। ठीक। अगर आप लोगों ने मेरे सारे लेक्चर अटेंड करे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए। नहीं करे हैं तो आप जाके एक बार पहले लेक्चर अटेंड कर लेना नेक्स्ट क्लास आने से पहले, जिससे आपका ग्रेविटेशन बिल्कुल पक्का हो जाए। और ग्रेविटेशन पक्का हो गया तो आपको 12th में एक चैप्टर और पक्का हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो, किसका किसका ऐसा कोई है जिसका नहीं आया, या तो आगे बढ़ूं या फिर आ सॉल्व? गया सर आंसर। बी। चलो, क्या कह रहा था कि जो मास ऑफ मून है दैट इज 1/81, तो जो मास ऑफ मून है वो है m/81 है ना, अगर आप जो है अर्थ का मास कैपिटल M ले रहे हो तो। एंड ग्रेविटेशनल पुल g की जो वैल्यू है वो है 1/6, तो g डैश की जो वैल्यू है वो है 1/6 है ना। तो मुझे पता है कि सर अगर मैं मास का मून का जो है क्या फाइंड करूं, g डैश फाइंड करूं, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी g इंटू m/81 अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। जी डैश की वैल्यू गिवन है, वो कितनी गिवन है, g/6 गिवन है। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास, g/6 इज इक्वल टू gm/81 r स्क्वायर। जी की वैल्यू हमें पता है, क्या पता है, gm/r स्क्वायर होता है एवरीवन। यस सर। तो यहाँ पे जी की वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया सर यस gm/6 सर। r स्क्वायर इज इक्वल टू gm/81 स्मॉल r स्क्वायर। तो gm ने gm को कट कर दिया है ना। तो यहाँ पे r की वैल्यू आ गई मेरे पास, कुछ कितनी आ गई, 81 है ना। 80 कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ध्यान से देखो, ये आ रही है सर 81/6 इंटू स्मॉल r स्क्वायर। क्या आप लोग का भी यही आ रहा था? और आर की वैल्यू आ गई 9/√6 इंटू आर। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो, ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है ना। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन देन प्लीज नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। इसका पीडीएफ तो जो है आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। चलो, सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आया क्या किसी का आंसर? नो सर, ये वाला नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, ट्राई करो एक बार फिर से, देखो क्या कह रहा है। लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन फर्स्ट। Particle of masses 2m, small m and capital M. So here in this question we have three masses. The first one 2m, small m and capital M are respectively at points A, B and C. So where is your point A, B, C? Point A, point B, point C. At point A we have mass 2m, at point B we have mass m, and at point C we have mass capital M. Right? There is a relation given between the distances. So AB is equal to 1/2 BC. मतलब जो AB है वो आपके BC का क्या है, हाफ है। तो आपको ये पता है कि सर अगर ये ABC, तो सर अगर AB आपका D है तो BC कितना होगा, 2D। करेक्ट है क्या? प्लीज प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स, सही कह रहा हूँ क्या मैं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, m इज मच मच स्मॉलर देन कैपिटल M। तो ये जो स्मॉल m की वैल्यू बहुत छोटी है। मच मच स्मॉलर का मतलब ये है कि लेट्स सपोज सर ये एक प्लेनेट है और ये इंसान है, ठीक है, ये ह्यूमन है और ये प्लेनेट है, ऐसा अज्यूम करके चलो तो आपको फील आ जाएगा। एंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 दे ऑल आर एट रेस्ट। मतलब जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये दिमाग में रखना है कि t इज इक्वल टू 0 पे सभी के सभी आपके रेस्ट पर थे, एज गिवन इन द फिगर, जैसा फिगर में गिवन है। एट सबसीक्वेंट टाइम्स बिफोर एनी कोलिजन टेक्स प्लेस। अब आपको पता है क्वेश्चन ही हमसे कह रहा है कि एट सबसीक्वेंट टाइम्स बिफोर एनी कोलिजन, मतलब पक्की बात है कि कोलिजन तो होगा, पक्की बात है, क्या होगा, कोलिजन तो होगा। ठीक है, यस। अब पहले हमें ये रीजन ढूंढना है कि कोलिजन क्यों होगा। तो रीजन क्या है, क्यों होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। क्योंकि सर अगर मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पे जो है मेरे पास अर्थ है और यहाँ पे मून है, तो मैं एक तरफ तो जाऊंगा, या तो मैं अर्थ पे जाऊंगा या तो मून पे जाऊंगा, ऐसा बीच में लटके तो नहीं रहूंगा मैं, है ना। यस सर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि सर इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों को बीच जो फोर्स की वैल्यू कितनी है, G इंटू 2m इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, एफ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2gm इंटू स्मॉल m अपॉन में डी स्क्वायर।
और एफ बी सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, एफ बी सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, जी एम इंटू एम अपॉन 2d² मतलब 1/4 इंटू जी एम अपॉन d²। तो मुझे ये पता चल रहा है कि सर ए और बी के बीच जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है, अगर मैं जी इंटू कैपिटल एम इंटू एम अपॉन d² को एफ लिख रहा हूँ तो ये है सर 2f, और सर ये जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है f/4। क्या सभी को फील आ रहा है जो कह रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मुझे ये पता चला कि सर इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो इससे बहुत ज्यादा है ना, ये f/4 है और ये 2f है। इज दैट क्लियर? 8 मल्टीपल है अगर मैं Yes. बोलूँ तो, इसके 8 मल्टीपल है ये वाला जो फोर्स है ना, 8 मल्टीपल है। अब ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं कि भाई कॉलिजन से जस्ट पहले एट सबसीक्वेंट टाइम बिफोर एनी कॉलिजन टेक्स प्लेस क्या होगा, m विल रिमेन रेस्ट, ऐसा तो नहीं होगा, अगर वो रेस्ट पे होगा तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, मतलब बेसिकली फोर्सेस इसका ज्यादा है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो है या तो इधर जाना चाहिए इधर जाना चाहिए, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? Yes sir. सेकेंड Yes, sir. ऑप्शन इज स्मॉल m विल मूव टुवर्ड्स कैपिटल M। अब स्मॉल m किस तरफ मूव करेगा, दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो इसका आंसर सिंपल सा है सर, जिसका फोर्स ज्यादा करेगा उस पे, जैसे टग ऑफ वॉर अगर आप खेलते हो तो सर ये वाला फोर्स ज्यादा लगेगा तो इधर जाएगी रस्सी, ये वाला फोर्स ज्यादा लगेगा तो इधर जाएगी, तो ये तो 8 मल्टीपल है कंपेयर टू दिस, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इधर जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा बोलो? Yes sir. तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट लग रहा है मुझे, m विल बी मूव टुवर्ड्स 2m। अरे बोलो होगा नहीं होगा? Yes sir. ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, m विल हैव एन ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन तो तब होगा ना जब भाई आपका जो है फोर्सेस कुछ ऐसे हो गए कि एक बार इधर ज्यादा हो रहा है एक बार इधर कम हो रहा है, तो इधर आ रहा है इधर आ रहा है इधर आ रहा है इधर आ रहा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब एक ही तरफ फोर्स ज्यादा है इधर। अब अगर आप टग ऑफ वॉर खेल रहे हो तो इधर वाले फोर्स ज्यादा है तो कंटिन्यूसली इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा और ये लोग दे विल विन द मैच, है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, देन यू कैन आस्क मी। No Oscillatory कैसे sir. होगा? No, sir. चलो देयर इज अ क्वेश्चन सर, ऑसिलेटरी कैसे होगा? ऑसिलेटरी नहीं होगा, वही तो बोला मैंने। ऑसिलेटरी होने के लिए देयर इज सम कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस पहला ये होता है कि जो भी फोर्स लगता है, जो भी फोर्स लग रहा है, जैसे अगर मैं आप सोच, ऑसिलेटरी का मतलब पहले आप समझ लो क्या होता है। ऑसिलेटरी का मतलब ये होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये To यहाँ and से यहाँ from गया motion. यहाँ गया यहाँ से यहाँ गया, टू एंड फ्रो मोशन, वेरी गुड, ठीक है। तो टू एंड फ्रो मोशन Pendulum. हाँ पेंडुलम काइंड ऑफ, ठीक है। तो सोचो तो एक बार ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए, फिर ये ज्यादा होना चाहिए, फिर ये ऐसा कुछ हो रहा है क्या? Sir, ऐसा Yes. कब होगा? ऐसा कब होगा? ग्रेविटेशन फोर्स के केस में तो नहीं होगा, है ना। ऐसा होगा आपके स्प्रिंग के केस में होगा, पेंडुलम के केस में होगा, ठीक है। Force vary करता है. हाँ वो एसएचएम पढ़ेंगे, फोर्स जो एसएचएम में जो होता है वहां पे जो फोर्स होता है डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट इन द चैप्टर ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। Okay, क्लियर sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन कर लो। एक्चुअली ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको आप ट्राई करो। क्या है, अ स्मॉल एरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R, देन द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नियर द होलो पोर्शन इज। होलो पोर्शन के पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, दैट इज समथिंग दैट ट्राई टू आस्क। कर रहे हो क्या आप लोग या फिर मेरी तरह जो है वेट कर रहे हो? Sir, B option आएगा. हाँ B. चलो एक ऑप्शन बी आया है, बाकी लोग प्लीज ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो एक आंसर डी है, 0, विल चेक। और किसी का कोई आंसर आया? एनीवन एल्स? did anyone get any other answer? 0 SGM by 2 R square, और किसी का आया है?
ए और सी में से, या फिर बी और डी और किसी का कोई आंसर आया? अच्छा ध्रुव, आपका कितना आंसर आया? 0? सर नहीं, हो ही नहीं रहा है। हो ही नहीं रहा है। 0 किसका आंसर आया था? मेरा सर, व्हाट्स अ गुड नेम? ऋतुल पटेल। रुतुल, बताना मुझे 0 कैसे आया थोड़ा सा। सर मुझे लगा होलो स्फीयर है, इसके लिए अंदर की तरफ तो 0 ही होता है ना। अंदर की तरफ 0 होता है, अग्री, टोटली अग्री। बट वो क्वेश्चन शायद अंदर की तरफ नहीं पूछा है ना। देन द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नियर द होलो पोर्शन के बहुत पास आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो अगर क्वेश्चन में तो यही बोला ना कि सर अगर ये होलो स्फीयर है तो इसमें से अ स्मॉल एरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। तो इसमें से लेट्स सपोज इतना पोर्शन हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इतना पोर्शन हमने निकाल दिया, कहाँ से निकाला? यहाँ से निकाला। अ स्मॉल एरिया इज रिमूव फ्रॉम अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ मास कैपिटल एम। इसका जो टोटल मास था वो कितना था? कैपिटल एम था, एंड इसका रेडियस था कैपिटल आर। देन द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नियर द होलो पोर्शन। तो इस होलो पोर्शन के जहां से आपने मास निकाला है, इसके पास में, बहुत पास, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज समथिंग दे आर ट्राइंग टू आस्क। सर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। आप लोग को सिर्फ इतना समझो कि सर अगर ये वाला मास होता था, अगर ये वाला मास होता था, ठीक है, तो जो है क्या केसेस होते थे? तो ये केसेस होता था कि सर यहाँ पे जो फील्ड होता था, मतलब अगर इसके मैं हॉलो के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे G1 की वैल्यू 0 होती थी, और सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे G2 की वैल्यू कितनी होती है? सर वो GM अपॉन में R स्क्वायर होता था। ये तो हमें पता है, करेक्ट। अब इसने बहुत ही पास बोला हुआ है, तो R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल R ले लो, बिकॉज कहाँ पे होगा उसने कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें ये लेना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। तो ये R को मैंने कैपिटल R ले लिया। तो मुझे पता है कि सर यहाँ पे तो GM बाई कैपिटल R स्क्वायर होता है, यहाँ पे 0 होता है। बट जैसे ही आपने इसको रिमूव करा, जैसे आपने क्या करा, इसको रिमूव करा, अब इस केस में क्या होना चाहिए? अब जैसे आपने इसको रिमूव करा तो पक्की बात है कि सर यहाँ पे जो 0 होता था ना, अब 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। यस और नो? और यहाँ पे तो अभी भी उतना ही रहेगा, जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर रहेगा। मास में थोड़ा सा डिक्रीमेंट होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल पोर्शन है। तो हम एज्यूम करेंगे कि जो भी मास उन्होंने निकाला है उसको अप्रोक्सीमेटली एम के इक्वल ही लिखोगे, क्योंकि हमें ऑप्शन देख के भी ऐसा फील आ रहा है, क्वेश्चन देख के भी ऐसा फील आ रहा है कि मास में आपको कोई चेंजेस नहीं करना। सिर्फ वो क्या जानना चाह रहा है, वो आपसे कॉन्सेप्ट समझना चाह रहा है कि क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मुझे पता है कि सर लेट्स सपोज अगर उसने यहाँ पे मास निकाल लिया, तो लेट्स सपोज यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू अपन ले लेते हैं G1, यहाँ पे ले लेते हैं G2, ठीक है। एक वैल्यू ले ली मैंने G1 और दूसरी वैल्यू क्या ले ली? G2, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जो है पक्की बात है, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा था वो इस पूरे मास की वजह से आ रहा था। वो वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास? सॉरी, कहाँ चला गया? ठीक है, दैट वैल्यू वाज GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। यस और नो? सर ये क्या किया आपने? अच्छा, क्या किया नहीं समझ में आया? फिर से समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमने होलो स्फीयर में से इस छोटे से पोर्शन में निकाला, और क्वेश्चन ने ये बोला है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नियर द होलो पोर्शन। तो जहां से आपने निकाला है वहां पे आप बता दो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी उसके पास में। तो उसके पास का 2 रीजन होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। बोल, होगा नहीं होगा? यस सर। यस ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पहले केस में देखो, जब यहाँ पे मास होता था तो उस केस में जो है लेट सपोज यहाँ पे जो है G2 है, यहाँ पे G1, और ये दोनों जो है अल्टीमेटली इक्वल हो जाते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे 0 होता था। बट जैसे ही मैंने इसको निकाल लिया, जैसे ही मैंने इसको रिमूव कर लिया, इन दैट केस जो है ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये जो G2 इज इक्वल टू G1 होते थे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसी मास की वजह से तो ग्रेविटेशनल फील्ड आती थी। तो नहीं होंगे, तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड इस बार होने वाला है। इज दैट क्लियर? क्या ये समझ में आती है हमें बात? यस सर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर, यहाँ पे तो हमें पता है यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पे वैल्यू होती है GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू होती है GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों का अगर मैं सम करूं, G1 प्लस में G2, ये दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए? GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। क्यों दोनों की वैल्यू GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर की इक्वल होनी चाहिए? क्योंकि सर यहाँ पे अगर आप बात करो, या फिर यहाँ पे, या फिर इवन सरफेस पे, तो हर जगह कितना है? GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और यहाँ पे जो G1 है ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि आपने बहुत छोटा सा पोर्शन निकाला है। तो इन दोनों का सम अप्रोक्सीमेटली कितना आना चाहिए? GM बाई कैपिटल R स्क्वायर ही आना चाहिए। क्लियर? यस सर।
ठीक है। Yes, sir. अब हमें पता है कि सर अगर ये जीएम अपन कैपिटल आर स्क्वायर आना चाहिए तो इट्स वेरी श्योर कि सर दोनों की डिस्टेंस बहुत ही पास में है, बहुत पास में है, तो G1 मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू G2 और इट मस्ट बी इक्वल टू GM अपॉन 2R स्क्वायर, क्योंकि ये GM अपॉन 2R स्क्वायर होगा तभी तो GM अपॉन R स्क्वायर होगा। जिसका क्लियर है क्या सभी को? नो सर, वापस बताइए ना। फिर से बताते हैं, देख लो, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसके पास निकालना है तो हमें यहाँ पे भी हम फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी देखूंगा इसके थोड़ा सा दूर या फिर यहाँ पे, तो ये अप्रोक्सीमेटली GM अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होगा, और ये अप्रोक्सीमेटली हमने 0 अज्यूम करा था जब वो हमने इस मास को नहीं रिमूव करा था। अब हमने इसको रिमूव कर दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, बिकॉज हमने थोड़ा सा ही मास रिमूव करा है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, वो कितना होगा अगर मुझे वो फाइंड करना है, तो मुझे पता है कि सर G1 और G2 इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, GM बाई कैपिटल आर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर चाहे आप सरफेस पे निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, डिस्टेंस बहुत छोटा है, तीनों का डिस्टेंस बहुत छोटा है। तो पक्की बात है सर, इसका ये वाला तो अप्रोक्सीमेटली 0 ही है, बहुत छोटा है, और यहाँ पे GM बाई कैपिटल आर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, GM बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और फिर वहां से G1 और G2 इक्वल होंगे अप्रोक्सीमेटली, इसलिए GM बाई 2R स्क्वायर। अब क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। जिसका GM बाई 2R स्क्वायर था उसने क्या लॉजिक लगाया था, मुझे कौन था जिसका फर्स्ट आंसर आया था बी? वाज दैट पर्सन? किसी ने बोला था ना मेरा GM बाई 2R स्क्वायर आंसर आया है। सर मैं मान क्या क्या कैसे बात किया था आपने? वो आधा हैं? हो गया क्या सर? अच्छा, हो गया था सर ऐसे। चलो, हो गया था ऐसे, तो आगे की तरफ मूव करते हैं। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक जो आपने करा वो प्योरली कैलकुलेशन था, यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट का यूज हो रहा है। किसी का आंसर आया तो बताना। यस सर। Let me explain you the question. A cavity of radius r by 2 is made inside the solid sphere of radius r. So we have a solid sphere. The radius of that solid sphere is capital R. The center of the cavity, and we have actually removed some portion of solid sphere, and that portion is r by 2. मतलब उसके center से लेकर के r by 2 जितने distance के portion को हमने remove करा हुआ है, cavity करा हुआ है, and of the cavity is located distance r by 2 वो बता दिया मैंने। center of the sphere, the gravitational force on a particle of mass m at a point p. तो point p पे जो है आपके पास एक मास रखा हुआ है, and you need to find the gravitational force on that particular mass m. आप लोग को कंसेप्ट क्लियर है? सिर्फ ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है जो अभी तक आप लोगों ने करा नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम लो पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। दैट इज समथिंग आई वांट फ्रॉम यू। आया क्या किसी का आंसर, या कोशिश कर रहे हो या मैं बताऊं? कर रहे हैं सर। करो करो करो, वेरी गुड। देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि अगर आप सोच के देखो, ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, लेट्स सपोज कि अर्थ है, ठीक है। अर्थ में से अगर आपने इतना रेडियस r by 2 का, इतने कैविटी को आपने निकाल दिया है, तो आपके वेट में क्या चेंज होगा, दैट इज समथिंग दे आर ट्राइंग टू आस्क। और आप जो है मतलब इस तरीके से आप सोच सकते हो, तो आपके वेट में तो तभी चेंज होगा ना सर, जब उसके जी की वैल्यू में चेंज होगी। तो जब इतना कैविटी वाला पोर्शन आपका चला जाएगा बच्चों, इतना पोर्शन चला जाएगा, तो इट्स वेरी ऑब्वियस ना कि जी की वैल्यू आपकी 9.8 अब नहीं रहेगी, क्योंकि मास भी चला गया आपका काफी अच्छा खासा इसमें से। तो आपको वही जी डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर उसके बाद तो mg आपको फाइंड करना आता ही है, mg डैश करके। सर वो अंदर है अर्थ के। कौन अंदर है? वो m। हाँ, अरे हाँ, मतलब अंदर है तभी तो इट्स वेरी ऑब्वियस ना, तभी तो r by 2 जितने पे ही आया है। मतलब अर्थ के केस लोगे तो अंदर है,
ठीक है। अच्छा, मैं और अगर आपको एक इजी तरीका बताऊं ना, तो इस क्वेश्चन को आप 2 पार्ट में से डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, कि भाई एक क्वेश्चन तो ये हो गया और आएगा। एक क्वेश्चन ये हो गया। आंसर क्या आएगा, दैट विल आई विल एक्सप्लेन कि क्या आंसर है। सी तो नहीं है, सी इज इनकरेक्ट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बताऊं या फिर आप लोग और टाइम चाहते हो? चलो चलो ठीक है, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने। मैं बताता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे करना है। मेरे सिर्फ कुछ क्वेश्चन का आप आंसर देना। मैं अगर ये कहूँ कि सर ये मास m है और ये रेडियस r है और ये आपका पॉइंट p सेंटर है और यहाँ पे कोई r/2 पे m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या इसके लिए आप ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर सकते हो? यस और नो, जस्ट आंसर में यस और नो। मतलब मैंने ये कैविटी कोई निकाला नहीं है, इसके लिए क्या फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा सर? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको जी की वैल्यू निकाल दो। जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? gm/r², r/4 कर दो तो ये 4 हो गया। सही कर रहा हूँ ना? सही कर रहा हूँ क्या? ऐसे करोगे? यहाँ पे जी की वैल्यू कैसे निकालोगे? Yes, जी sir. डैश की वैल्यू ऐसे नहीं निकालेंगे। सॉलिड स्फीयर के केस में अपन ने फॉर्मूला लिखा हुआ तो है, यस सर। gmx/r³। ये फॉर्मूला कितनी बार मैंने सिखा दिया है आप लोगों को, यस सर। ठीक है। इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यहाँ पे देखो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एम इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, r/2 है, तो r/2 इंटू r³। r ने r को मार दिया तो gm/में 2r²। तो क्या ये g डैश की जो वैल्यू आई यहाँ पे वो क्या g/2 आ रही है? सोच के देखो, Yes. क्या ये Yes, सभी sir. को क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. तो जब हमने कोई भी कैविटी नहीं निकाली थी तो ये भाई साहब का जो वेट होता, वो भाई साहब का वेट होता mg/2। यस और नो? यस और Yes. नो? तो देखो mg/2 आपके पास पहले से ही ऑप्शन में है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल का ये आंसर आता है, ठीक है। जब भी वो एग्जाम करते हैं तो mg/2 आपके ऑप्शन में है, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि कैविटी को आपको अभी निकालना बाकी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम कैविटी को निकाल देते हैं। लेट सपोज ये जो इतना वाला पोर्शन है इसको हमने रिमूव कर दिया और इस वाले पोर्शन को हम यहाँ पे लेकर आते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सर इतने पोर्शन का मास कितना होगा। तो इसका मास निकालने के लिए सिंपल सा क्या तरीका है सर, 4/3 πr³ था तो उसका मास कितना था, कैपिटल M। सर 4/3 πr³/4 है, कितना है, r/2 है ना इसका रेडियस। अरे बोलना पड़ेगा आप लोगों को, है ना? यस सर। ठीक है, तो 4/3 πr³ पे मास कितना था, m था। तो 4/3 πr की वैल्यू है r/2, तो r³ डिवाइड बाई 8 हो गया। इस पे मास कितना हो जाएगा पहले हम वो फाइंड कर ले। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बता सकते हो क्या आप लोग मुझे? ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया बोलो? क्या वो m/8 आ गया? क्या ये सभी को क्लियर है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या ये क्लियर है सभी को? क्या सर? क्या ये क्लियर है? स्मॉल m की वैल्यू m/8 कैसे आया हाँ सर। एवरीवन? आई वांट आंसर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। क्या ये सभी को क्लियर है? यार आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। आ गया सर समझ में। आ गया तो ठीक है यार, तो बोला तो करा करो, ठीक है। तो ये m/8 ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब सोच के देखो कि सर इसका मास m था और इसके में से हमने कितने मास को निकाल दिया सर, m/8 को निकाल दिया। अब m/8 को निकाल दिया तो आप इसके g की वैल्यू फाइंड कर लो। तो सर g की वैल्यू, g2 की वैल्यू देख लेते हैं कितना आ गया, g m/8 अपॉन में क्या करेंगे, r²। r²। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये पता चला कि सर ये जो g डैश की वैल्यू है ये कितनी है, g m/8 सॉरी gm/r², इसको मैं लिख दिया स्मॉल g और ये g/8। क्या क्लियर है सभी को?
एवरीवन क्या क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये g/8 आ गया, मतलब अगर मैंने इतने पोर्शन को रिमूव करा होता तो उसका वेट कितना माइनस हो गया सर? उसका वेट माइनस हो गया mg2, वो है mg/8। तो फिर इनिशियली वेट कितना था जब आपके ये कैविटी था? तो सर mg/2 था। कितना निकाल दिया आपने? mg/8 निकाल दिया, तो आंसर कितना बचा? 3 mg/8। इसमें किसी को कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी। नो डाउट सर। क्लियर है सभी को? आई एम आस्किंग अगेन। यस। हंसिका, पंक्ति, सचिन, अनुज, अनुष्का, क्लियर है आप सबको ये क्वेश्चन, या फिर से बताऊं? यस सर, आ गया। आ गया ना? अच्छा, अगर आप लोग को आ गया तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो सर। ये जो मैंने G2 फाइंड करा है, यहाँ पे मैंने R क्यों लिया है? ये क्योंकि इसका रेडियस तो सर R/2 था। R क्यों लिया है मैंने? क्योंकि सर R इसलिए लिया है क्योंकि हमें ये भाई साहब का ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे निकालना था, यहाँ नहीं निकालना था। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? ये R/2 है, ये R/2 है, तो ये R है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो कर लो इस क्वेश्चन को। हो गया सर। चलो वेरी गुड। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को करो। सो आई थिंक दिस इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन कि भाई आपको अर्थ के हाइट पे जाओ तो फिर उसमें जो वेरिएशन आ रहा है, और अर्थ के डेप्थ में जाओ जो वेरिएशन आ, क्योंकि हमें पता है कि चाहे आप ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ, दोनों ही केसेस में जो जी की वैल्यू होती है क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? डिक्रीज। डिक्रीज होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है चाहे आप हाइट पे, एच हाइट पे ऊपर जाओ या डी डेप्थ पे नीचे जाओ, दोनों ही केसेस में अगर वैल्यू सेम है, मतलब जो डिक्रीमेंट है वो सेम है, तो फिर एच और डी में क्या रिलेशन होगा? दैट इज समथिंग यू नीड टू फाइंड आउट। तो ये तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गया। आपको हाइट के वेरिएशन में फॉर्मूला तो पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? G1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो हम हर जगह नहीं अप्लाई करते, जब h की वैल्यू बहुत छोटी Yes, होती है तो sir. करते। तो देखो क्वेश्चन ने बोला है कि बोथ d एंड h बीइंग मच स्मॉलर। ठीक है, मच स्मॉलर है मतलब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। G1 के लिए ये तो आप हर जगह अप्लाई करते हो, G2 इज इक्वल टू G1 माइनस d अपॉन r। अब ये दोनों क्या होना चाहिए सर? क्या ये दोनों इक्वल होना चाहिए? बोलना पड़ेगा आप लोगों को। यस तो G1 की वैल्यू कितनी है सर? 1 माइनस 2h अपॉन r है। G2 की वैल्यू कितनी है सर? 1 माइनस d अपॉन r है। G कट गया, जो G था और ये जो G था दैट हैव बीन कैंसल आउट, 1 कैंसल आउट, तो कितना आ गया सर? 2h अपॉन r इज इक्वल टू d अपॉन r। तो सर d की वैल्यू आ गई 2h एंड दैट बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैथमेटिक्स अगर आपको थोड़ा सा आता होगा ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है, बिकॉज वी हैव द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको Vx ग्राफ गिवन है और Ux ग्राफ प्लॉट करना है, दैट इज समथिंग दे आर ट्राइंग टू आस्क। यही क्या पूछ रहा है क्या? सोच लो, थोड़ा सा देख लो। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन समझ नहीं आया? क्वेश्चन कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेरीज अलोंग एक्स एक्सिस। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है इन द फिगर। प्लॉट मतलब आपके पास ये जो डायग्राम ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपका जो किसके बीच ग्राफ गिवन है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच, एक्स के बीच। ठीक है, तो Vx ग्राफ गिवन है, दिस इज योर नथिंग बट Vx ग्राफ, करेक्ट? Vx ग्राफ गिवन है। प्लॉट U वर्सेस x ग्राफ। U क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी। आपको Ux ग्राफ प्लॉट करना है कोरिस्पॉन्डिंग टू द गिवन Vx ग्राफ। Vx ग्राफ के कोरिस्पॉन्डिंग में मास जो है वो गिवन है और x इज इक्वल टू 3 मीटर वो भी गिवन है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है, दैट इज अनदर क्वेश्चन। x इज इक्वल टू जब 3 मीटर होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? दैट इज समथिंग दे आर ट्राइंग टू आस्क। पहले तो मैं ग्राफ की बात कर लूं, ध्यान से देख लो। U इज इक्वल टू क्या होता है सर? GM इंटू स्मॉल m अपॉन आर। माइनस में V क्या होता है सर? माइनस में GM अपॉन आर।
तो u और v में क्या रिलेशन है? तो u और v में u M इज into इक्वल V. टू mv है। क्या ये Yes. सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सोच लो, तो u इज इक्वल टू, जब u और v में रिलेशन मिल गया और तुम्हें vx ग्राफ गिवन है तो ux तो प्लॉट कर ही सकते हो ना यार। Yes. तो करो। ध्यान से देखो, ये वाला 0 पॉइंट पे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। और ये 10 है, v की वैल्यू 10 है, तो u की वैल्यू कितनी है सर? mv है, m की वैल्यू कितनी है? 2 kg है, तो सर 2 इंटू 10 कितना होगा? 20। तो ये पॉइंट यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे जो u होगा वो कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 20। यस और नो? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। और सर u और v दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ में कोई चीज नहीं होगा, ग्राफ फिर एज इट इज ऐसा ही गया, ऐसा गया, ऐसा एज इट इज बना। सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर होगा, ठीक है। तो पॉइंट भी ज्यादा रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि u और v में ही कोई वेरिएशन है, डिस्टेंस तो दोनों का रिलेशन सेम ही है, 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बन गया ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अ मास ऑफ 2 kg इज केप्ट एट x इज इक्वल टू 3 मीटर, तो फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट। x इज इक्वल टू 3 मीटर पे आपको क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको एक रिलेशन मैंने बताया है ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस रिलेशन। और वो रिलेशन क्या है सर? वो रिलेशन है F इज इक्वल टू माइनस में du अपॉन dx। क्या रिलेशन बताया है हमने? Yes, sir. ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने ux का ग्राफ बना ही लिया है, ये ux ग्राफ है। तो ux ग्राफ में जो du अपॉन dx होगा वो क्या होगा? वो आपका स्लोप होगा। कौन सा स्लोप Yes. होगा सर? वो नेगेटिव स्लोप होगा। यस और नो? बोलना पड़ेगा आप लोगों को, यस और नो? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। तो हमें हमें स्लोप क्या होता है? क्या स्लोप टेन थीटा होता है? तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो पक्की बात है सर, स्लोप होगा ये टेन थीटा। और फिर x इज इक्वल टू कहाँ पे पूछा है? x इक्वल टू 3 पे पूछ रहा है, तो x इज इक्वल टू 3 पे पूछ रहा है, तो स्लोप क्या होगा सर? दिस अपॉन दिस होगा, नहीं होगा? यस और नो? Sir, क्या? टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है ना, स्लोप क्या होता है आपका? टेन थीटा होता है, यस और नो? Yes. ठीक है। और वो कहाँ पे पूछ रहा है? x इज इक्वल टू 3 पे पूछ रहा है, x इज इक्वल टू 3 पे पूछ रहा है, तो आपको अल्टीमेटली टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन थीटा आप कैसे निकालोगे? सोच के देखो सर, टेन थीटा निकालोगे आप, ये ट्राइंगल ले लो, और सर दिस अपॉन दिस विल बी योर आंसर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है सर? ये 20 है, बेस कितना है सर? ये 4 है, तो 20/4 वुड बी योर Sir, आंसर। और 3 पे नहीं होगा. 3 पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3 पे हमें ये नहीं पता है ना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली निकालना तो थीटा ही है ना। तो टेन थीटा निकालो, चाहे, अरे ये तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, कैसी बात कर रहे हो यार? मैथ्स के स्टूडेंट हो बायो क्या आप? स्लोप निकालना है ना। तो अच्छा, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई चाहे आप यहाँ पे स्लोप निकाल लो, या यहाँ पे निकाल लो, या यहाँ पे निकाल लो, ये एंगल तो सेम ही आएगा ना सभी के लिए। Yes, sir. हाँ, तो टेन थीटा तो चाहे आप इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, सभी के लिए सेम आएगा। तो चाहे आप ये ले लो, इवन ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, सब जगह सेम आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। Yes. ठीक है। और स्लोप किस में होना चाहिए? नेगेटिव में होना चाहिए, so that is your -5। आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। फिर से बता दूं क्या? फिर से एक्सप्लेन कर दूं? डू आई नीड टू Yes, एक्सप्लेन इट sir. आ अगेन? गया सर. किसी को ऐसा है सर, आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, एनीवन? नो सर. चलो सर अगर एक बार आप ये ग्राफ वाला बताइए ना कि ये माइनस ये 20 किधर से आया? ये -20, ये वाला 20, ये सर हाँ ऊपर वाला ही। देखो ध्यान से, हमें v और x के बीच रिलेशन दिया था, मतलब पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच रिलेशन दिया था, vx ग्राफ दिया था, हमें ux ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले तो मैंने, ये हो गया y एक्सेस, ये हो गया x एक्सेस, तो मैंने एक्सेस प्लॉट कर लिए, ठीक है। फिर मैंने देखा कि सर u और v में क्या रिलेशन है, दोनों में ये रिलेशन है, u इज इक्वल टू mv। क्या ये क्लियर है? यस सर। अब मुझे पता है कि सर u और v जो है m पे, बेसिकली m बीच में आ रहा है, बट m इज अ कांस्टेंट, तो ये क्या करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ u की वैल्यू, u का मैग्नीट्यूड जो होगा, जो v का मैग्नीट्यूड होगा, वो दोनों अलग अलग होगा। तो मैंने v का मैग्नीट्यूड 0 पे देखा, तो अगर v की वैल्यू 0 है तो u की वैल्यू भी 0 होगी, तो ग्राफ बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। फिर ये जो ग्राफ है ये vx है, ux है, तो u और अगर v का फॉर्मूला लिखूं मैं, तो दोनों ही, चाहे v भी 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और u भी r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ग्राफ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ग्राफ का जो पैटर्न होगा वो ऐसा ही होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा किसका? u का। क्यों? क्योंकि mv होता है। तो सर यहाँ पे आपका कितना था? v की वैल्यू 10 थी, तो यहाँ पे v की वैल्यू 10 है, u का यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा m into 20। 10, तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो गया सर 20 यहाँ पे, ठीक है।
बाकी सारा पैटर्न Yes, sir. सेम है। और उसके बाद ये स्लोप फाइंड करना था, f इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स करके, एंड वी हैव ऑलरेडी फाइंड दिस। चलो, क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो ठीक है, तो आज मैं लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। देर आर 2 क्वेश्चन और है जो आप लोग को सिंपल ही है, आप लोग को जो है होमवर्क है वो आपको करना है, एंड देन वी विल डिस्कस कि अगर आपको डाउट होगा तो एक बार डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज हो गया तो हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलो कोई को और एनीवन, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, सो आई एम एंडिंग दिस क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।